दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दुनिया का सबसे युवा देश है भारत और इसी भारत के भीतर में युवाओं को लेकर कोई फिक्र इस देश की राजनीतिक सत्ता को नहीं है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को नहीं है, इस देश के सिस्टम को नहीं है। हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। आने वाले वक्त में आपका विकास मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर कैसे होगा हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिस व्यवस्था के तहत हम इस बात का वादा कर सकें और दावा भी कर सकें कि भारत आने वाले वक्त में एक ऐसा देश होगा जहां का युवा पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास डिग्री होगी, जो दुनिया के मानचित्र पर अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ राज करेगा। जी नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति इस देश के भीतर में बिल्कुल नजर नहीं आती है। जो नजर आता है उसमें 18 से 44 साल के भीतर के लोग कतारों में लगे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग जाए। वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है और उसकी क्या वजह है, ये एक अराजकता या फिर कुव्यवस्था की एक अलग कहानी है। लेकिन हमें लगता है कि आज इस देश के युवाओं के बारे में जिक्र करने की जरूरत है। इस देश के भीतर में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे 10वीं की परीक्षा बिना परीक्षा दिए पास हो गए। इस देश के भीतर में 1.5 करोड़ बच्चे अब भी इंतजार कर रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं होगी। इस देश के शिक्षा मंत्री बेफिक्र हैं, इस देश के प्रधानमंत्री और पूरी कैबिनेट बेफिक्र है। वो बच्चों से कोई संवाद कर पाने की स्थिति में नहीं है। स्कूलों के सामने एक अंधेरा घना छाया हुआ है। उन्हें नहीं पता है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। उन्हें नहीं पता है कि असेसमेंट के आधार पर परीक्षा या नंबर दे दिए जाएंगे या आने वाले वक्त में इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। जिन्हें डॉक्टरी में जाना है वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीट की परीक्षा हो। उसमें भी कतार में तकरीबन 16 लाख से ज्यादा बच्चे इंतजार कर रहे हैं। इस देश में जिन्हें इंजीनियरिंग में जाना है वो गेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उनकी तादाद भी 10 लाख से ज्यादा की है। इस देश के युवा को हम कुछ भी दे पाने की स्थिति में अगर नहीं है और दुनिया का सबसे युवा देश भारत ही है, तो आने वाले वक्त में जब मौजूदा राजनीतिक सत्ता की पीढ़ी, जिसकी उम्र एवरेज जो है वो 60 वर्ष की हो चली है, जब वो समाप्त हो जाएगी और जो नौकरशाह अभी मजे में है उनके बच्चे कल जब बड़े होंगे तो उनके सामने कौन सा भारत होगा। हमें लगता है कि आज हर पन्ने को खोलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश की सत्ता क्या वाकई देश को चलाना जानती है। इस देश के भीतर कोई ऐसा सिस्टम भी काम कर रहा है जो उसने सोचा हो रिफॉर्म को लेकर, और रिफॉर्म को भी अब अमली जामा पहला पाने की स्थिति में इस देश का सिस्टम काम कर रहा है। हमें लगता है शुरुआत तो बच्चों से इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस देश के भीतर में 15 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के बच्चों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा की है। आप कल्पना कीजिए कि 15 से 25 साल यानी इस देश के भीतर में 32 करोड़ जनसंख्या जो है, 15 से 25 बरस जिस दौर में आप एजुकेशन हासिल करते हैं, 10वीं की परीक्षा, 12वीं की परीक्षा, ग्रेजुएट होना, डिग्री हासिल करना, मास्टर्स की परिस्थिति, ये सारी चीजें 15 से 25 के बीच में आती हैं। लेकिन बीते लगभग 15 महीने से यह देश ठप पड़ा हुआ है। किसी को कोई फिक्र नहीं है और कोई विजन काम नहीं कर पा रहा है कि इन बच्चों का क्या होगा। और जब वो 25 के पार निकलते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो आता है कि रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। रोजगार दे पाने की परिस्थितियों के बीच जो फंसा हुआ तबका है 25 से 35 साल का, उनकी संख्या इस देश के भीतर में तकरीबन 21 करोड़ की है। और इस देश के भीतर में रोजगार का आलम तो दूर की बात है, जिनके पास रोजगार इससे पहले था भी, वह भी रोजगार छीनते चला जा रहा है। और वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है। करोड़ों में लोगों ने अपने भविष्य निधि का पैसा निकाल लिया जिससे मौजूदा वक्त में जीवित रह सकें, अपने बच्चों की फीस चुका सके। और फीस किस बात की? कॉलेजेस बंद है, स्कूल बंद है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। इंतजाम किए जा रहे हैं कि बिना परीक्षा के छात्र आगे दर आगे इस देश में बढ़ते चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी केरल के एक शिक्षक ने डाली है, यह कहकर कम से कम 12वीं की परीक्षा तो ले लीजिए। कमाल की परिस्थिति है इस देश के भीतर में।
परीक्षा हो जाए इसके लिए पीआईएल डालनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के पास अभी वक्त नहीं है उसकी भी सुनवाई करने का। वो इंतजार कर रहा है कि सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश मिल तो जाए। तो ऐसे प्रक्रिया के वक्त में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है आज के वक्त में जब इस सरकार का डाटा सामने निकल कर आता है तो वो हैरत अंगेज बेरोजगारी को लेकर है। इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी इस देश के भीतर में, और जिस पीढ़ी को आने वाले वक्त में इस देश को संभालना है और इस देश को मौजूदा वक्त में उस पीढ़ी को कुछ देना है, दोनों दरवाजे बंद हो चले हैं। जो नौकरशाह हैं उनकी उम्र 45 बरस के ऊपर की है, जो निर्णय लेते हैं। जो पॉलिटिशियन है उसका जिक्र हमने किया, 55 से 60 साल के भीतर उनकी उम्र घुमड़ रही है इस देश के भीतर में जिन्हें फैसला लेना है। इस देश के भीतर में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर नॉमिनेट किया जाता है उसकी उम्र 60 प्लस में वह लोग जी रहे हैं। उनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है इस देश के भीतर में। अगर उनकी संख्या का 60 प्लस तकरीबन 10 से 12 करोड़ के बीच में लोग हैं इस देश के भीतर में, लेकिन हम तो आपसे इस देश के भीतर के उस परिस्थिति का जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यह देश बचेगा भी कि नहीं बचेगा, और इसको समझने को कोई तैयार क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सरकार के बेरोजगारी के डाटा इतने डराने वाले हैं। शहरों में अभी तक ये 14% चल रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 तक था। लेकिन कल ही जब डाटा आया, जो CMIE की तरफ से डाटा आया, उसने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों वाला हाल हो गया है, रोजगार वहां भी नहीं है, और इस देश के भीतर में 14% से ज्यादा बेरोजगारी का परसेंटेज चल पड़ा है। हमने कई बार जिक्र किया है, दुनिया के किसी भी देश में जब 10% से ज्यादा बेरोजगारी औसतन बढ़ जाती है हर क्षेत्र में, तो वहां पर सामाजिक असुरक्षा के मद्देनजर और सामाजिक असमानता का परिप्रेक्ष्य उस देश के भीतर में टकराव पैदा करने की स्थिति को लाकर खड़ा कर देता है। भारत में 14.45% टोटल है। गांव में स्थिति यह है इस वक्त 14.34%, शहरों में स्थिति है 14.71%। और जब जो बच्चे के हाथ में डिग्री है, जो पढ़ भी चुके हैं, जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, आज वह भी समझ लें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन तमाम जगहों पर नेगेटिव स्थिति है, यानी एक भी रोजगार नहीं, उल्टे रोजगार से हटाने की परिस्थितियां पैदा हो चली हैं। सेकंड स्टेज में जो शहर आते हैं, जो लोग नौकरी खोजने जाना चाहते हैं, जयपुर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, वडोदरा, अहमदाबाद, पुणे, इन तमाम जगहों पर सबसे कम जो है वो पुणे में -11%, महानगरों में सबसे कम हैदराबाद में -4%, और मैक्सिमम 20 और 25% तक नेगेटिव में चला गया है। यह इस देश के भीतर में बेरोजगारी की स्थिति है। लेकिन बावजूद इसके जो युवा तबका वैक्सीनेशन के इंतजार में 18 उम्र से लेकर 44 साल के बीच में लगातार ऐप टटोल रहा है, कहीं पर मिल जाए चीजें, इस देश को इसी में कैसे जकड़ दिया गया है। हमको लगता है कि अब वो नौकरी की परिस्थितियों में चू चपाड़ करने की स्थिति में भी नहीं आ पा रहा है। हमने टटोलना शुरू किया इस देश के भीतर में जो Naukri.com है या फिर जॉब स्पीक रिपोर्ट जो निकल कर आती है, उसकी जानकारी निकली कि जो भी नौकरी जरा सी भी कहीं पर भी है वह सिर्फ लीगल फील्ड में है, वह सिर्फ सेमी कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के फील्ड में है, वो जरा सी नौकरी थोड़ी सी शिपिंग के क्षेत्र में। और आप जानना चाहेंगे इस देश के भीतर की स्थिति क्या है। -10% तक इस देश में डिफेंस, गवर्नमेंट, फार्मा, केमिकल रिसर्च, प्लास्टिक एंड केमिकल के बीच में जिनको नौकरी चाहिए वो नहीं मिलेगी, -10% तक जा रहा है। -20 तक की स्थिति जो है, और बुरी स्थिति अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, FMCG, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ केयर, IT सेक्टर, टेलीकॉम, इंटरनेट सर्विसेज, बैंक ऑफिस सर्विसेज, इन तमाम जगहों पर -20 नौकरी कहीं नहीं। इससे भी बुरी स्थिति जो है वह सबसे बुरी -30% तक जब आप जाएंगे तो वो सीधे सीधे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी है, वह सीधे सीधे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी है, वह सीधे सीधे एजुकेशन, ट्रेनिंग और रियल एस्टेट और सिक्योरिटी और ट्रेड के फील्ड से जुड़ी है। नौकरी -30 डिग्री तक चली है, -30% तक चली है। और सबसे बुरी हालत जो कि लगातार बनी हुई है इस देश में
करीबन 3-4-5 साल से वह क्षेत्र 30% से लेकर 50% तक की परिस्थिति को देख रहे हैं माइनस में। उसमें इस देश में होटल मैनेजमेंट है, रेस्तरां है, एयरलाइन ट्रैवल है, रिटेलिंग का क्षेत्र है, हीरे जवाहरात का क्षेत्र है, एनजीओ और सोशल वर्क से जुड़े हुए जो काम है वह भी नेगेटिव में चले गए। तो इस देश में रोजगार का, यानी इस देश के युवा के सामने इतना अंधेरा है कि उसे 250 रुपए में वैक्सीन मिलेगी या फ्री में वैक्सीन मिलेगी, वो सरकारी अस्पताल में जाएगा या प्राइवेट सेक्टर में जाएगा और कहीं पर उसको बीमारी कोई संक्रमित ना कर दे। यानी मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर के ढहने ने इस देश के युवाओं के सामने एक ऐसा संकट खड़ा कर दिया जहां पर कोई किसी को ध्यान नहीं। और इस देश के ऊपर जब सवाल उठता है कि आपने नौकरी जो कर रहे थे अब उन पर भी किस रूप में आंच आ रही है, इसका डाटा और भयावह है। ये डराने के लिए नहीं है, ये सरकार इन तरफ से आंख चाहती है वह भी मूंद ले और इस देश की जनता भी अपनी आंखों को बंद कर ले, क्योंकि सरकार खुद बता रही है कि अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में जिन लोगों की नौकरियां चली गई उनकी संख्या तकरीबन 18 करोड़ 70 लाख है। 11 करोड़ के लगभग अगर पहले फेज में गई थी तो सिर्फ अप्रैल के महीने में ही 2021 में 7.5 करोड़ लोगों की और नौकरी चली। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बेरोजगार होना, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का नौकरी खोजना, इसमें अगर आप सिर्फ दिल्ली को ले लीजिए, क्योंकि दिल्ली ने सबसे पहले लॉकडाउन इसी दौर में किया 19 अप्रैल से। अब आप सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली के भीतर में नवंबर 20 यानी पिछले साल 2020 में नवंबर के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वह 6.6% था। मार्च में इस लॉकडाउन से ठीक पहले यह बढ़कर 9.4% था और अप्रैल के महीने में यह बढ़ते बढ़ते 27% हो गया और अब मई का महीना है जो माना जा रहा है औसतन ये लगभग 35% तक दिल्ली में ही बेरोजगारी दर हो जाएगी। इस देश के भीतर में जब महानगरों में ही काम नहीं मिलेगा तब सवाल इस देश के युवाओं को इसलिए सोचना है क्योंकि जो सबसे बड़ी तादाद है जिनको रोजगार चाहिए वह संख्या 15 साल से 29 साल के भीतर की है, जिनके लिए सिर्फ अगर बेरोजगारी के आंकड़ों को देखें तो यह आंकड़ा उनके लिए 35% पार कर जाता है। यानी बेरोजगारी की स्थिति 15 की उम्र से लेकर 29 की उम्र के बीच में अगर 35% तक पहुंच रही है तो सोचिए कितनी विस्फोटक स्थिति है। और इतना ही नहीं, सबसे कम रोजगार अगर किसी के लिए है तो वह इस देश में ग्रेजुएट या उससे ज्यादा डिग्री जिसके पास होगी। शारीरिक श्रम के लिए कुछ उपाय इस देश में हो रहे हैं तो देश क्या एक उल्टी दिशा में बढ़ रहा है। और इस देश के युवाओं को इसलिए सोचना होगा क्योंकि देश को कैसे संभालना और आने वाले वक्त में अगर देश को ना संभालने की परिस्थिति इस देश की राजनीतिक सत्ता नौकरशाह पूरे सिस्टम ने इस रूप में बनाकर रख दिया जहां पर जिसके पास पद है वह तो रईसी से रह सकता है, वह अपने अनुकूल परिस्थितियों को बना सकता है, वह इस देश के इंस्टीट्यूशंस को लगा सकता है, किसी भी हालत में टैक्स वसूली जनता से करनी है, चाहे एजुकेशन दे या नहीं दे, चाहे किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस देश में हो रहा हो या ना हो रहा हो, यानी कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी एक ऐसी परिस्थिति बनती चली जा रही है जहां पर बार बार यह ध्यान आता है कि क्या वाकई इस देश को चलाने वाले देश को चला पाने में सक्षम हैं या नहीं। हम ये सवाल आपसे इसलिए भी आज जानबूझ के करना चाहते हैं क्योंकि इसी दौर में जिन्होंने रोजगार खोया और भविष्य के लिए पैसा जमा कर रखा था उनकी संख्या की जानकारी जो इस हफ्ते निकल कर आई 12 मई तक 1,25,000 करोड़ रुपए पीएफ के पैसे निकाले गए। और सबसे ज्यादा जिन जगहों से पैसे निकालने के लिए अप्लाई किया गया और पैसे निकाले गए उसमें मुंबई नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है, बेंगलुरु नंबर 3 पर है, पुणे नंबर 4 पर है। यह एक स्थिति है। यानी आपके जहन में ये होगा पहले पैसे नहीं निकाले जाते थे, पहले जितने लोग पैसे निकालते थे उसकी तुलना में आज लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया है। यानी अगर 2018-19 का जिक्र कीजिए या 19-20 का जिक्र कीजिए तो लगभग 1.5 करोड़ लोग पैसा निकालते थे, लेकिन आज की तारीख में 3.5 करोड़ लोग एवरेज पहुंच गए हैं। उसके पार एट पार जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, जिनको पैसा भी सरकार नहीं दे पा रही है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है।
30,000 से ज्यादा नहीं देंगे, रेशियो बना दिया गया है, इससे ज्यादा दे पाने की स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि आपने सोचा क्या था, इस देश के भीतर में किस रूप में देश को चलाएंगे। क्योंकि छोटे बिजनेसमैन हो, डेली वेजेस के कर्मचारी हो, या एनबीएफसी से जुड़े हो, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जुड़े हुए जितनी बड़ी तादाद में लोग थे, और जो माइक्रो और स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्री जो एमएसएमई का जिक्र होता है, वहां की परिस्थिति सबसे ज्यादा नाजुक हो जाएगी। सिस्टम कोलैप्स कैसे करता है, इसकी भी दो परिस्थितियां इसी दौर में उभर कर आई। और सबसे बड़ी परिस्थिति है कि इस देश के भीतर में जब इकोनॉमी पटरी से उतर गई, डामाडोल हो गई, रोजगार नहीं था, खरीदार नहीं थे, ढहती चली गई, तो ऐसे में कंपनियों ने खुद को जो लोन बैंकों से लिया था, अपने आप को दिवालिया घोषित करने की परिस्थिति में आ गए। उनकी संख्या को निपटाने के लिए सरकार के पास लोगों की स्थिति नहीं है, क्योंकि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी बना है, इसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ भी है, इसमें तमाम जो दिवालिया कंपनी हो जाती हैं उसके मामले आते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए, और यहां पर मामले निपटाए जाते हैं। अप्रैल से दिसंबर के बीच में पिछले साल तकरीबन 2270 मामले यहां पर पहुंचे। उसमें से एक दिसंबर तक जो मामले अटके हुए हैं वह तकरीबन 21,259 मामले निपटे हुए हैं। तो आपके जहन में यह सवाल होगा कि कोई काम क्या यह नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि जो स्ट्रेंथ सैंक्शन पोस्ट है, इस जगह पे जो एक बेसिक रिफॉर्म की स्थिति को लेकर एनसीएलटी क्रिएट किया गया, 63 लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन आज की तारीख में वहां सिर्फ 38 लोग काम कर रहे हैं। उसमें भी खासतौर से यहां पर जजेसों की नियुक्ति होती है, उसमें भी 6 जज जो मुंबई से जुड़े हुए हैं वह अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, यानी वह संख्या भी घट कर आ जाएगी 32 पे। अब सवाल यह है कि इस देश के बैंकर से पूछ लीजिए, इस देश के लॉयर से पूछ लीजिए, इस देश की जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड के जो सदस्य हैं और उनके जो अधिकारी हैं, उनसे भी जब आप बात करेंगे तो वह भी करेंगे ऐसे हालात रहे तो फिर रिफॉर्म तो हमारा कोलैप्स कर जाएगा। और हमारी इकोनॉमी तो कोलैप्स करने की स्थिति में आ चुकी है, जो लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एनसीएलटी के भीतर जो चेयरपर्सन और प्रेसिडेंट तक है, उसको भी परमानेंट अपॉइंटमेंट आज तक नहीं मिली है, वह भी सिर्फ एक्टिंग कैपेसिटी में काम कर रहा है। हम इन बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं, एक एक जज 2-2, 3-3 जगह से, जो अहमदाबाद को भी एनसीएलटी देखनी है, हैदराबाद को भी देखनी है, एक जज साहब है उनको चेन्नई भी देखना है, उनको कटक भी देखना है। इन बातों का जिक्र इसलिए करने की जरूरत आ गई है क्योंकि जो भी युवा इस देश का जिसने भी मास्टर्स डिग्री तक की पढ़ाई हासिल कर ली है, अब वो समझे कि इस देश के भीतर में जो नई पौध निकल कर आएगी, जो आईएएस लड़के निकल कर आएंगे, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे जिसका हमने जिक्र किया, चाहे वो नीट के जरिए मेडिकल का क्षेत्र हो, गेट के जरिए इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या फिर जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं इस देश के भीतर में कि किसी तरीके से परीक्षा हो जाए, और उनकी संख्या इस देश में तकरीबन 1.5 करोड़ है, जो 12वीं की परीक्षा का इंतजार देश के तमाम सीबीएसई प्लस तमाम बोर्ड्स में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अकेले जहां पर है वहां पर तकरीबन 16 से 18 लाख बच्चे परीक्षा देने का इंतजार कर रहे हैं। 26 लाख हैं टोटल, अगर उसमें से सीबीएसई भी जोड़ दीजिएगा तो यूपी बोर्ड में 26 लाख बच्चे, सीबीएसई में 11 लाख बच्चे। इतनी बड़ी तादाद में हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, क्योंकि हमारे पास इस देश को चलाने का कोई विजन नहीं है। मीटिंग दर मीटिंग मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, डीएम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तूफान आया तो हवाई सर्वे करने निकल पड़े, लेकिन यह सारी चीजें फिजिकली दिखलाने की होती है। इसीलिए हमारा आखिरी सवाल इस देश के युवाओं को लेकर है कि अभी तक तो आपने सिल्वर स्क्रीन पर देशभक्ति देख ली, प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी मिल जाए, इसका सुकून देशभक्ति के ही एस्पेक्ट में आपको और भक्ति के एस्पेक्ट में आपने चख भी लिया। अज्ञानता को ज्ञान मानने की एक लंबी फौज आपने इस देश के भीतर में सोशल मीडिया में देख ली, समझ ली। सवाल यह है कि जैसे जैसे स्थिति बिगड़ेगी, सत्ता और क्रूर होगी, असमानता इस समाज के भीतर में और बढ़ेगी, और अपने ही परिजनों और बुजुर्गों को जब गंवा चुके हैं इस देश में सैकड़ों नहीं लाखों परिवार, और जिन परिस्थितियों में उनकी मौत को भी छुपाने का काम जब राज्य ही कर रहा है, तो एक आखिरी सवाल यही है कि इस देश के युवाओं को समझना होगा उन्हें किस कतार में खड़ा होना है और कहां पर खड़ा होना है, और अब आवाज कहां से उठानी है। क्योंकि इस राजनीतिक सियासत के दायरे में
कोई रास्ता इस देश का नहीं निकलता है तो बुजुर्ग और युवा या फिर आने वाली पीढ़ी का कैसे निकलेगा? ये सवाल है, इतना बड़ा सवाल इस देश के सामने है, जिसमें आने वाले वक्त में भारत किस रूप में बना होगा, किस रूप में खड़ा होगा, हम सिर्फ मौजूदा राजनीतिक सत्ता की परिस्थितियों की, उसकी अज्ञानता की, उसके विजन ना होने की परिस्थिति, उसके करप्ट सिस्टम को, यानी सब कुछ इस देश में चले ना चले लेकिन राजनीति चलती रहनी चाहिए। कमाल की परिस्थिति है, राजनीति जमकर वो चलती रहनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन आज भी जो नौकरशाह अपने बच्चों को गंवा चुके हैं, जो नौकरशाह अपने माता पिता को गंवा चुके हैं, जो जजेस इस देश में इस महामारी के शिकार हो गए, जिन्होंने अपने परिजनों को खोल दिया है, वह तो सोचें। देश को तो बचाना ही होगा और देश को बचाने के लिए इस देश की युवा पीढ़ी के कंधों का इस्तेमाल तो करना ही होगा। या फिर सब कुछ ये मानकर चल रहे हैं कि इस देश के भीतर में जिस पीढ़ी की उम्र पूरी हो चली है, जिसे आने वाले वक्त में 5 से 10 साल में खत्म हो जाना है, खप जाना है, वह इस देश की लगभग 50 से 60 करोड़ युवाओं की जिंदगी को दांव पर लगाकर इस देश को तहस नहस तो नहीं कर रहा। ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत